स्ट्रक्चरली आपका कोर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो वो ट्रू ब्लू फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड्स में जाता है या ब्रॉड डाइवर्सिफाइड फंड्स में जाता है। उधर ही आपका प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होता है। लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप जैसा वो कैटेगरी है, ये बड़ा कैटेगरी है। इसमें ज़्यादातर लोग अपना कोर इन्वेस्टमेंट्स डालना पड़ता है। एवरी इन्वेस्टर शुड नो इफ यू आर स्लीपिंग, इफ आई वेक यू अप, you should be able to tell how much of your money is in equities, bonds, gold, real estate. You should be able to tell. And you should also tell how it was 5 years back, 3 years back, etc. and whether you are comfortable about it. Skepticism protects you from committing mistakes or gets you into areas which can ruin you financially. So always look 360 degrees and understand the risks. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव वेरी रेनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आज हमारे साथ है मिस्टर आनंद राधाकृष्णा, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सुंदरम असेट मैनेजमेंट कंपनी। मिस्टर आनंद राधाकृष्णा इज अ सीजन्ड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल with over 30 years of experience in the Indian asset management industry. He joined Sundaram AMC in Feb 2024 as the Chief Executive Officer and assumed the role of the Managing Director in June 2024. Prior to joining Sundaram AMC, he served as Managing Director and CIO Equity at Franklin Templeton India Limited, wherein he and his team managed funds of both domestic and overseas investors, creating a long track record of superior performance and consistency. He was earlier a part of Sundaram AMC between 1996 and 2004 and has also worked with SBI Funds Management Limited. Mr. Anand Radhakrishna holds a management degree from the prestigious Indian Institute of Management, Ahmedabad, and is a Chartered Financial Analyst CFA charter holder from AIMR USA. He also possesses a Bachelor of Technology Chemical Engineering degree from Anna University, Chennai. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात. Thank you so much for joining us again this week. तो आज हमारे साथ for the very first time we have Mr. Anand Radhakrishnan, who is the MD, which is Managing Director of Sundaram AMC. Anand ji, thank you so much for giving us your time and for joining us today for this particular episode. My pleasure to join you. Thanks, Namrata. थैंक यू सो मच आनंद जी। सो यू नो गाइज, आज जो है हमारा जो थीम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है, क्योंकि यू नो हमने रियलाइज़ किया कि हम ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत फेमस हैं, बहुत सारे लोग उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट आइडियली आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमें पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर सही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए ऑफ कोर्स आनंद जी इज़ यू नो गोइंग टू गिव अस ऑल द पर्सपेक्टिव. So Anand ji, again, thank you so much again. So let's just get started with the very first question. And I think जो मेरा पहला सवाल आपसे है वो ये है कि क्या इस समय में अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट को देखें, you know, despite everything that's going around the world, you know, जो current headwinds हैं with the US tariffs, या फिर हम बहुत सारा geopolitical uncertainty देख रहे हैं, इन सबको कंसिडर करते हुए क्या आपको लगता है कि अभी सही समय है इंडियन एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, और डू यू थिंक शायद हमें अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? तो व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव आनंद जी? ये अभी जो हेडविंड्स है उसको हम एनालाइज करते हुए एक दो चीज़ समझ में आता है। एक है टैरिफ रिलेटेड हेडविंड्स। कुछ लोग का आइडिया है कि ये थोड़ा टेम्पररी है, कभी न कभी तो इंडिया यूएस के साथ टैरिफ डील करेगा। ये जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ये परमानेंट नहीं रहने वाला है। कुछ समय के बाद ये जो रशिया यूक्रेन का जो वार है वो सीज फायर हो जाएगा या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो टेम्पररी, ये जो हेडविंड है मोर और लेस इट इज़ लाइक ए टेम्पररी हेडविंड है। जियोपॉलिटिकल जो अदर हेडविंड्स है, मान लीजिएगा यूएस में ग्रोथ कम हो रहा है या यूएस या चाइना, यूरोप और चाइना में भी थोड़ा ग्रोथ का चैलेंजेस हैं, ये थोड़ा ग्लोबल इश्यूज़ है, ये जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो कुछ हेडविंड्स है टेम्पररी है, कुछ ग्लोबल हेडविंड्स है थोड़ा स्ट्रक्चरल है। इसका इंडिया के ऊपर क्या असर है? मेरे ख्याल से काफ़ी शॉर्ट टर्म इशू है। ये शॉर्ट टर्म इशू चल जाएगा। अब पिछले 10 या 20 साल हम देखेंगे
ऐसा हेडविंड्स तो बहुत था ग्लोबल मार्केट्स में। जैसे 2000 का टेक बबल जो बस्ट हुआ तब, या 2007 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, 2013-14 का टेपर टैंट्रम था, या कोविड था। ढेर सारे ग्लोबल हेडविंड्स आए और गए, लेकिन इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटीज़ तो इंडिया में था और रहेगा। तो ये मैक्रो देयरफॉर सिचुएशन देख के इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना इतना इजी नहीं है। द बेटर अल्टरनेटिव इज़ टू लुक एट बॉटम अप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। उसमें इंडिया में काफ़ी ऑप्टिमिज्म है और टेलविंड्स भी है। आप पिछले 10 साल देखेंगे तो कॉर्पोरेट ग्रोथ हैज़ बीन प्रेटी हेल्दी, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ आल्सो प्रेटी गुड। कॉर्पोरेट का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी काफ़ी हेल्दी है। मोर इम्पॉर्टेंटली ये नैरो ग्रोथ नहीं है, ये बहुत ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है। ये सिर्फ 10 या 20 कंपनी का ग्रोथ नहीं है जो इंडिया में जो हो रहा है। ये more than 200-300 big companies are growing simultaneously. So it is different from what we are witnessing globally. In US, अब अगर आप analyze करेंगे, bulk of the market का जो movement है वो 20-30 tech majors और जो AI का जो plays है वही market को move कर रहा है, बाकी companies struggle कर रहे हैं। Whereas India में वो bottom up एनालाइज करेंगे तो द ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ इज़ प्रेटी हेल्दी। इसलिए मेरे ख्याल से टेलविंड्स आर मोर देन हेडविंड्स। ओके ओके। सो अगर आपको लगता है कि टेलविंड्स ज़्यादा हैं तो आनंद जी आप हमें ये बताइए कि ऐसे कौन से नैरेटिव्स हैं जो शायद अभी फ्यूचर में अच्छा करेंगे, राइट? तो एज एन इन्वेस्टर हम कौन से नैरेटिव्स को कंसिडर कर सकते हैं? एक इम्पॉर्टेंट नैरेटिव जो रिसेंट टाइम में थोड़ा मोमेंटम पे आया है, फंडामेंटल नैरेटिव है, वो कंजम्पशन है। काफ़ी सालों से कंजम्पशन हैज़ टेकन अ बैकफुट एंड इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ वाज गिवन प्रायोरिटी। शायद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो, गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो, या कॉरपोरेट कैपेसिटी क्रिएशन हो, ये सब में इन्वेस्टमेंट का काफ़ी इम्पोर्टेंस था। कंजम्पशन हैज़ टेकन अ बैक सीट। बट पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज आर टिल्टिंग टुवर्ड्स कंजम्पशन। चाहे पर्सनल इनकम टैक्स रिडक्शन हो, या जीएसटी टैरिफ कट हो, या इंटरेस्ट रेट मॉडरेशन हो, ये सब ऑल द राइट स्टेप्स टुवर्ड्स गेटिंग देयर इकोनॉमी रीबैलेंस्ड टुवर्ड्स कंजम्पशन। कभी इकोनॉमी में डिमांड आगे चलता है और सप्लाई कैचअप करता है, उस टाइम में थोड़ा इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। कोई और टाइम में सप्लाई ज़्यादा होता है, डिमांड थोड़ा वीक रहता है, उस साइड में इन्फ्लेशन कम रहता है। अभी का सिचुएशन ऐसा है कि सप्लाई साइड प्रेशर्स आर नॉट देयर, डिमांड वाज वीक, and therefore government and has taken a lot of steps to improve the consumption oriented policies. Okay. And that is beginning to take a good shape, and we in the going ahead we have to find various ways in which to play this theme, emerging theme. दूसरा एक थीम है जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, वो पहले से ही हो रहा था, अभी भी चल रहा है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट देखेंगे, सालों से डेफिसिट में चल रहा है। कभी -4% ऑफ जीडीपी है, कभी -2% ऑफ जीडीपी है। अभी फ़िलहाल इट इज़ ऑसिलेटिंग बिटवीन 0 and 1 माइनस में चल रहा है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स का एफर्ट है कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल कर सकते हैं, जितना न्यूट्रल कर सकते हैं, नॉट बाय नेसेसरली बाय एक्सपोर्टिंग अ लॉट, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ अभी भी चैलेंजिंग है, बाकी कंट्रीज़ में डिमांड इतना ज़्यादा नहीं है, बट मोर बाय सब्सटीट्यूटिंग आवर इम्पोर्ट्स। तो अगर वो होगा तो शायद इकोनॉमी में जो प्रेशर है करंट अकाउंट डेफिसिट का, यूएस डॉलर अवेलेबिलिटी का, रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट का जो भी प्रेशर्स हैं वो चेंज होगा। अगर वो चेंज होता है तो विच सेक्टर्स विल स्टैंड टू बेनिफिट? I think the domestic cyclical sectors will benefit a lot when India becomes more and more
बैलेंस्ड ऑन द करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके तो उसके तरीके से पोर्टफोलियो का स्ट्रैटेजीज हम चेंज कर सकते हैं। ओके ऑलराइट। सो आनंद जी, अगर हम आज की थीम के बारे में बात करें, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं अमंगस्ट इन्वेस्टर्स, एंड फील फ्री टू टेल अस विच आर दोज थीम्स जो काफ़ी या ऐसे कौन से कैटेगरीज हैं जो बहुत पॉपुलर हुए हैं इन द लास्ट मे बी 2 to 3 years, एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड कि अगर मुझे अपने लिए एक सही एक्विटी फंड चुनना है, राइट, वी टॉक फ्रॉम अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्विटी फंड्स, तो वो क्या मेट्रिक्स हैं जो मुझे यूज़ करने चाहिए, हमें यूज़ करने चाहिए टू सेलेक्ट द राइट म्यूचुअल फंड? क्योंकि लाइक वी से कि अगर कोई फंड पॉपुलर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए सही है। Yeah, there are many kinds of popular funds that have emerged from time to time. Recent times में हम ज़्यादातर फ्लोस दो ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फंड्स में देखे हैं। एक है मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स जी जो रिटेल इन्वेस्टर्स का थोड़ा फेवरेट बन गया है बिकॉज ऑफ अच्छा गुड रिटर्न ओवर द लास्ट 3-4-5 years। दूसरा है जो थीमेटिक फंड्स बोलते हैं, डिफरेंट कभी मैन्युफैक्चरिंग फंड है, कभी डिफेंस फंड है, या कभी रिसर्जेंट इंडिया फंड है। ये न्यू एमर्जिंग थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। शायद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो या डिजिटाइजेशन हो, नया तरीके का टेक एनेबल्ड कंपनीज जो लिस्ट होते हैं उसके ऊपर फोकस्ड इन्वेस्टिंग, ये सब थोड़ा पॉपुलर कैटेगरी बन गया है। सम ऑफ देम आर नियर टर्म, सम ऑफ देम मे सस्टेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब पिछले 10-20 साल में आप एनालाइज करेंगे, ये जो पॉपुलैरिटी शिफ्ट होते रहता है। 2000 में it was IT and internet companies were internet based funds were big। 2006-07 में इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट जैसा फंड्स काफ़ी में मोमेंटम बहुत ज़्यादा था। कभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, कभी MNCs, ये सब में थोड़ा थीमेटिक फ्लोज आने लगे हैं। ये अभी भी ये चल रहा है, बट मेरे ख्याल से ये थोड़ा नियर टर्म ट्रेंड है। स्ट्रक्चरली आपका कोर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, वो ट्रू ब्लू फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड्स में जाता है या ब्रॉड डाइवर्सिफाइड फंड्स में जाता है। उधर ही आपका प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप जैसा वो कैटेगरी है, ये बड़ा कैटेगरी है। इसमें ज़्यादातर लोग अपना कोर इन्वेस्टमेंट्स डालना पड़ता है। फिर ऑफ कोर्स ये जो सैटेलाइट फंड्स है या सैटेलाइट आइडियाज़ है, उसमें टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इट इज़ नॉट फॉल्ट और अ क्राइम, बट द प्रपोर्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। आपका डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करके और कोर फंड्स में आप कम इन्वेस्ट करेंगे, आपका लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट आउटकम ऑप्टिमल नहीं होगा। तो मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ, गुड फंड्स आर फॉर लॉन्गर टर्म, पॉपुलर फंड्स फॉर शॉर्टर टू मीडियम टर्म। कभी कभी गुड फंड्स आर ऑल्सो पॉपुलर, प्लीज इट इज़ नॉट दैट ऑल पॉपुलर फंड्स आर गुड, बट ऑल गुड फंड्स विल बी पॉपुलर। ओके, सो लाइक आई आस्क्ड यू आनंद जी, अगर हमें सही फंड अपने लिए सिलेक्ट करना है, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द राइट फंड, हमें वो क्या मैट्रिक्स देखने चाहिए? ज़्यादातर लोग या रिटेल इन्वेस्टर्स हो या रेटिंग एजेंसीज हो, ये पास्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में बहुत सारे वेटेज देते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा वेटेज डाइवर्सिफिकेशन स्टाइल के लिए देते हैं, बट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न स्पेशली ऑफ द लास्ट 3 years का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ये इसका टोटल ओरिएंटेशन है कि पास्ट विनिंग फंड्स को हायर रेटिंग्स देते हैं या हायर वेटेज होता है। मेरे ख्याल से इसका वेटेज 50-50 होना चाहिए। पास्ट के लिए थोड़ा 50% वेटेज होने चाहिए और फ्यूचर के लिए 50%। ना फ्यूचर को कैसा मेजर कर सकते हैं, एक तरीका है पोर्टफोलियो का मैट्रिक्स। ओके, जैसा हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं,
जब इन्वेस्ट करने के टाइम पे हम उसको एनालाइज करके बोलते हैं जिसका वैल्यूएशन XPE है 15 PE 20 PE 2 times प्राइस टू बुक ROE 17% 18%, ये सब स्टॉक के लेवल पे हम एनालाइज करने के टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक के फ्यूचर वैल्यूएशंस देखते हैं, पास्ट वैल्यूएशंस नहीं देखते हैं। सिमिलरली पोर्टफोलियो का भी फ्यूचर वैल्यूएशंस देखना पड़ता है, क्योंकि पोर्टफोलियो इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। So when you look at a portfolio, you should be saying that my portfolio is trading at such and such valuations on current earnings, on future earnings, etc. ये metrics आसान से नहीं मिलता, प्रॉब्लम है, ये metric आसान से नहीं मिलता है, but with time I am now seeing more and more platforms, online rating platforms, mutual fund distribution platforms are beginning to carry the fundamental metrics of the underlying portfolio. ये जो fundamental metric is the determinant of future return. Okay. Past return is not the determinant of future return, but current valuation of the portfolio is the determinant of future return. Yeah. तो ये बहुत important है। कोई भी investor हो या advisor जब भी fund select करता है, where does this fund rank in वैल्यूएशंस विद इन द पीयर ग्रुप? चाहे आप एक मिड कैप फंड ले लें, उसमें ये मिड कैप फंड का वैल्यूएशंस टॉप में है या बॉटम में है, मिडिल में है, ये लोग को पता होना चाहिए। सम काइंड ऑफ अ रेटिंग शुड बी गिवन ऑन दैट, एंड आई थिंक दैट सेकंड ऑफ कोर्स इज अ क्वालिटेटिव इज द वेदर द पोर्टफोलियो का मैनेजर है वो उसके साथ काफ़ी दिन चलाया है और स्टेबल हो, क्योंकि हर मैनेजर चेंज होने के टाइम पे थोड़ा पोर्टफोलियो स्टाइल भी चेंज होता है, पोर्टफोलियो मैट्रिक्स भी चेंज होता है, तो आपको पास परफॉर्मेंस यूज़ करने में भी थोड़ा ट्रबल है, क्योंकि उसका मैनेजर अलग हो सकता है, अभी का मैनेजर अलग हो सकता है। तो इसलिए आपको और एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी ऑफ फंड मैनेजमेंट टीम और स्टेबिलिटी ऑफ द फंड मैनेजमेंट टीम, ये एक वेरिएबल। तीसरा है स्टाइल कंसिस्टेंसी बोलते हैं। Okay. कुछ पोर्टफोलियो मैनेजर्स ग्रोथ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ पोर्टफोलियो मैनेजर वैल्यूज़ और कॉन्ट्रेरियन होते हैं। नाउ हर पोर्टफोलियो उसका स्टाइल वो पोर्टफोलियो मैनेजर के स्टाइल के साथ जुड़ जाता है। नाउ वो जो स्टाइल है ज़्यादा बदलना नहीं चाहिए। जब इन्वेस्टर्स एक फ़ंड को सेलेक्ट करते हैं उस टाइम पे इसको पता होना चाहिए कि मैं ये एग्रेसिव ग्रोथ पोर्टफोलियो खरीद रहा हूँ या गार्प ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस खरीद रहा हूँ या कॉन्ट्रेरियन वैल्यू ओरिएंटेड स्टाइल खरीद रहा हूँ। हर कैटेगरी में, चाहो फ्लेक्सी कैप हो या लार्ज एंड मिड कैप हो या मल्टी कैप हो या मिड कैप हो, हर कैटेगरी में कोई भी तरीके का स्टाइल हो सकता है, बट वो स्टाइल कंसिस्टेंसी भी एक फैक्टर है, वो इन्वेस्टर्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओके ओके आप जो है रेटिंग के बारे में बोल रहे थे आनंद जी, सो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो रेटिंग देख के सेलेक्ट करते हैं एक फ़ंड को। सो यू वुड लुक एट टॉप रेटेड फंड एंड अलग अलग रेटिंग एजेंसीज के हिसाब से यू विल पिक योर टॉप फंड्स। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि क्या ये अप्रोच सही है, क्या हमें रेटिंग के बेसिस पे एक फ़ंड को सेलेक्ट करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो यू नो व्हाट डू वी डू, लाइक रेटिंग को हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए while selecting a fund? I would consider rating as a necessary condition, but not a sufficient condition in picking the right investment for your future. Okay. Rating gives you some idea of how the fund has been managed in the past. Right. Has it been managed well? अच्छे तरीके से चलाया है, वो कंपनी ये प्रोडक्ट के ऊपर बहुत फोकस किया है और करेक्ट तरीके का स्टॉक पिक्स किया है, सेक्टर रोटेशन किया है, ये सब थोड़ा पास्ट वैलिडेटिंग योर पास्ट के लिए रेटिंग इम्पॉर्टेंट है। तो इट इज़ लाइक अ हर्डल, उसको क्लियर करना पड़ेगा। बट फ्यूचर देखने के टू डिसाइड टुडे एंड यू आर वरीड अबाउट फ्यूचर रिटर्न, like I said, past is important, necessary, but it is not necessarily sufficient. Sufficient conditions क्या है, जो पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी है अभी, वेदर करंट मार्केट के लिए और इमीडिएटली फ्यूचर के लिए अलाइंड है।
या वो पास्ट विनर्स से भरा हुआ है। कोई कोई साइकिल में आपके पास काफ़ी सारे विनर्स होंगे, बट दे डोंट स्टे विनर्स फॉर एवर। इसको हम बोलते हैं अल्फा डीके बोलते हैं। चाहे मान लीजिएगा 2017, 18, 19 में क्वालिटी स्टॉक्स बहुत अच्छा चल रहा था, बड़ा बड़ा कंज्यूमर कंपनीज, स्टेबल रिटर्न कंपनीज, सबका री रेटिंग हो गया था। जो भी फंड्स इसमें ओवरवेट थे, अच्छी तरीके से इसमें इन्वेस्ट किए थे और पैसा बनाए, वो सब फंड्स का रेटिंग एकदम हाई था। अगर आप उस फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट किए, आपका आगे वाला 3 या 5 वाला रिटर्न नीचे था, क्योंकि ये जो पास्ट विनर्स था सबका धीरे धीरे डी रेटिंग होने लग गया या अल्फा डीके होने लग गया। पोर्टफोलियो मैनेजर उसके अप्रोप्रिएट टाइम में अपना एक्सपोजर कम नहीं किया। तो ये हमारे पास अभी ये रिसेंट एग्जाम्पल है, जो क्वालिटी स्टॉक्स बहुत अच्छा किया, पीक रेटिंग में लोग इन्वेस्ट किए, बाद में सब ऑप्टिमल रिटर्न्स मिला। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पास्ट रेटिंग का देख लीजिएगा, उसका रीज़न समझ लीजिएगा, अगर और इंडिपेंडेंटली एक व्यू लेना पड़ेगा कि वही ट्रेंड चलने वाला है क्या। जो क्वालिटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म किए, वही स्टॉक्स अगले 3 साल या 5 साल में आउट परफॉर्म करेगा, या सिक्लिकल रोटेशन होगा, सिक्लिकल ग्रोथ स्टॉक्स आगे अच्छा करेगा। मान लीजिएगा अभी ले लीजिए, पीएसयू सेक्टर ने अच्छा नहीं किया। जो भी फंड्स पीएसयू स्टॉक्स में ओवरवेट थे, शायद उनका रिटर्न अच्छा नहीं होगा, या बैंकिंग स्टॉक्स में कोई ओवरवेट किए, उनका रिटर्न शायद अच्छा नहीं था लास्ट 2-3 साल में। लेकिन अभी का आप एक व्यू लेंगे, इट शुड नॉट बी कलर्ड बाय योर पास्ट रिटर्न्स। ये मार्केट में अगर हम देखेंगे, can this segment provide a good risk return opportunity? I would say yes. If I am an investor, I would say yes. So this is the way you differentiate between how much you use recent past rating and how much you have to look at it as it is today. Okay. So अब अगर हम पॉपुलर फंड्स की बात करें, दे टेंड टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ इन्फ्लोज, राइट। ये हमने देखा है कि अगर कोई फंड बहुत फेमस है तो उसमें बहुत सारा इन्फ्लो आता है। तो लॉजिकली स्पीकिंग, अगर उसमें इतना पैसा आ रहा है एंड इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल फॉर देम, तो क्या वो अंडर परफॉर्म करेंगे? अगर विच मीन्स अगर पैसा भी आ रहा है, वो अच्छा करने वाले हैं, तो फिर देयर इज नो हार्म इन इन्वेस्टिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वैलिड क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा होता है कि when the fund size is small, एक तरीके का स्ट्रैटेजी काम करता है, अच्छा परफॉर्मेंस आता है, एंड लोग उसको पसंद करते हैं, उसमें काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं और फंड का साइज बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद स्टाइल चेंज होता है। अगर स्टाइल चेंज होता है तो रिटर्न्स भी चेंज होगा, रिस्क भी चेंज होगा, रिटर्न भी चेंज होगा। तो लोग देन दे गेट वरीड दैट जब मैंने इन्वेस्ट किया था दैट वाज डूइंग वेरी वेल, बट अभी क्या हो गया। So some fund managers are very skillful, and they don't change their style. They manage that portfolio the way it was managed when it was 2,000 crore, and it is when it is 20,000 crore also, and when it is 40,000 crore also. These are very skillful managers who don't change their style with size. They know how to manage their strategy at a different scales as well. But कोई और है, स्टाइल चेंज हो जाता है। इफ द सेम फंड विच वाज 2,000 करोड़ at 20,000 crore, it is a different fund, and so everything changes. So we as investors should be very mindful of this, and whenever a fund is attracting a very large amount of money, disproportionate flows का शेयर होता है, 70 to 80% of the time the fund style changes, which leads to different outcomes in the next 5 years. So there's only one way one can insure yourself against this. Don't chase the popular funds under the assumption that it is going to keep repeating the past. Okay. So जब हम ये देखते हैं कि ये एक फंड पॉपुलर है,
और उसका साइज़ आपने बोला कि छोटा था एंड देन उसमें बहुत इन्फ्लोज आए और अब इट्स ग्रोन इन टर्म्स ऑफ फंड साइज। तो टेल अस आनंद जी कि ऐसे क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। आई एम श्योर जब फंड छोटा, जब AUM कम होता है तो अलग चैलेंजेस होते हैं, जब बढ़ जाता है तो अलग चैलेंजेस होते हैं। तो एक इन्वेस्टर को बताइए कि क्या चैलेंजेस होते हैं फ्रॉम अ फंड मैनेजर परस्पेक्टिव व्हेन द फंड साइज इज स्मॉल वर्सेस जब फंड साइज बड़ा होता है। ये सिंपल फैक्ट है कि when the fund size is moderate, you can quickly reflect your thoughts in the portfolio. Okay. जो nimble बोलते हैं, nimbleness बोलते हैं, agility बोलते हैं। जो भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट आइडिया आ गया है, आपका टीम के पास एक अच्छा आइडिया है, उसको इम्प्लीमेंट करना आसान है, क्योंकि 2% ऑफ 2000 करोड़ खरीदने में 40 करोड़ का एक पोजीशन लेना पड़ेगा। दैट इज नॉट समथिंग विच इज टफ इन दिस मार्केट। Whereas to take 2% of 20,000 crore fund, you have to take a 400 crore position, which is not easy. So you are lot more, you have to therefore plan your actions much ahead if your fund size become big, and you have to do it very gradually. You are sacrificing nimbleness or agility, but you should be strategic in your bets rather than tactical. छोटा fund tactical bets ले सकते हैं, बड़ा फंड टैक्टिकल बेट्स ज़्यादा नहीं ले सकते। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। दूसरा है कि मार्केट, बड़ा फंड अगर पोजीशन बिल्ड करने लगता है तो मार्केट को पता चल जाता है, क्योंकि उसका पोजीशन बिल्ड करते करते 3, 4, 5, 6 महीना हो जाता है। मान लीजिएगा मुझे एक 50,000 कोटी फंड में मुझे पोजीशन बिल्ड करना है, 1 महीने में बिल्ड नहीं कर सकते हैं अनलेस इट इज़ अ वेरी बिग ब्लॉक डील इज अवेलेबल इन दैट स्टॉक जी। बट लोग को पता चलता है कि ये फंड ये स्टॉक खरीदने लग गया है। ये थोड़ा मार्केट में एक इंफॉर्मेशन डिसमिनेट हो जाता है। इसके वजह से जो प्राइस अपॉर्चुनिटी है या वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी है जो आपने आइडेंटिफाई किया है, वो एवापरेट हो जाता है या डिसिपेट हो जाता है। दिस मीन्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम big size fund managers have. Okay. And therefore they wait for a big block to happen, big volume to happen, and then participate in it to quickly build that position. Okay. So that requires a different, so you have to have a waiting game. You need to know how to wait or where to wait and accordingly take actions. तीसरा है कि ये स्टॉक लेवल पे जो है सेक्टर लेवल में भी एप्लीकेबल है। Sector, if you are a person who selects stocks and makes money out of it, that is one. Some people are very good in identifying sector trends. Sectors. कभी बैंकिंग में अच्छा चल रहा है, कभी IT में अच्छा चल रहा है। इसको रोटेट करना भी आसान नहीं है, क्योंकि बड़ा वेट्स आप मूव करेंगे फंड में एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर, वो उसका इम्पैक्ट कॉस्ट भी होता है, टाइम भी होता है। तो ये सब थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है बड़ा फंड मैनेज करने में। लोग बट पीपल आर फाइंडिंग वेज, पीपल आर यूजिंग डेरिवेटिव्स इफेक्टिवली, पीपल आर प्लानिंग देयर पोर्टफोलियो मूव्स केयरफुली सो दैट ज़्यादा तक टैक्टिकल मूव्स कम करके स्ट्रेटेजिक मूव्स में फोकस करते हैं। ओके, डू यू थिंक आनंद जी आज के टाइम में हम एज फंड मैनेजर्स टेक्नोलॉजी भी काफ़ी यूज़ की जाती है टू सेलेक्ट द फंड्स, क्योंकि नाउ वी सी विद सो मच ऑफ हाइप अराउंड AI एंड आई एम श्योर मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या फंड मैनेजर्स को AI रिप्लेस करेंगे, एंड आई ऑलवेज से दिस कि सिर्फ AI हमारा पोर्टफोलियो नहीं डिसाइड कर सकता, एंड आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन अलॉन्ग विद AI जो शायद हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेगा। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस आनंद जी? अगर हम करंट सिनारियो की बात करें, डू यू थिंक आगे जाके इफ़ नॉट इमीडिएटली AI इस इंडस्ट्री में एक बड़ा रोल प्ले करेगा फॉर फंड मैनेजर्स टू सेलेक्ट द पोर्टफोलियो? I think so. I think data analytics and learning systems will help fund managers a lot. 2-3 तरीके से हेल्प कर सकते हैं। Okay. एक तो हर फंड मैनेजर का बायस होता है जी। कभी कभी अपना विनर्स को लॉन्गर देन नेसेसरी टाइम में होल्ड करते हैं। दैट लीड्स टू, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, एक तरीके का अल्फा डीके होता है जी। दूसरा टाइम में लूजिंग स्टॉक्स को ज़्यादा टाइम अपना पोर्टफोलियो में रखते हैं। दिस लीड्स टू कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस।
proper data analytics, help of an external system helps portfolio manager to identify these biases. उनका bias क्या है? Winners को ज़्यादा दिन रखना है या ज़रूरत से ज़्यादा दिन रखना है और losing stocks के साथ struggle करना है, ये सब थोड़ा behavioral biases को identify कर सकते हैं. दूसरे एरिया में बहुत हैंडी है कि आपका पोर्टफोलियो में क्या तरीके का स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई करके भरें. हर पोर्टफोलियो मैनेजर सिंगल स्लॉट में नहीं बैठते हैं. मतलब मैं सिर्फ अग्रेसिव ग्रोथ वाला फंड मैनेजर हूँ या मैं पूरा कॉन्ट्रेरियन वैल्यू वाला फंड मैनेजर हूँ. ढेर सारे फंड मैनेजर्स कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं. कभी ग्रोथ, कभी मिक्स ऑफ क्वालिटी, कभी वैल्यू, कभी मोमेंटम. ये सब स्टाइल फैक्टर्स को अपना पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट करते हैं. क्या प्रोपोर्शन में इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, किस मार्केट में कौन सी स्टाइल के साथ अलाइन करना चाहिए, ये सब थोड़ा एनालिटिक्स से मिलता है, मार्केट का अंडरस्टैंडिंग से मिलता है. सम ऑफ दम आर क्वालिटेटिव, सम ऑफ दम आर क्वांटिटेटिव. आई थिंक टेक्नोलॉजी कैन हेल्प द फंड मैनेजर्स टू नो वेयर दे आर स्टैंडिंग इन द मार्केट, whether their portfolio is right in the middle of the market or is in one extreme of growth or on one extreme of value, where exactly that portfolio is standing. इसके लिए काफ़ी यूज़ कर सकता है. तीसरा है, I think the screeners which the people are using is getting more and more sophisticated. So some people will simply say that I want high ROE companies which are growing at 20%, which have a dividend of 2%, etc. But now people are using more complicated and complex screens. For example, someone will say, I want to only invest in companies that have invested a lot of money in capacity creation. उसका benefit अगले 3 साल में आएगा. So there is a quantitative way you can screen those companies. जिसका कैपिटल वर्क इन प्रोसेस ज़्यादा हो या फिक्स्ड एसेट्स ग्रोथ रीसेंट टाइम में काफ़ी हाई हो, ये कंपनीज फ्यूचर में शायद बेटर ग्रोथ दिखा सकते हैं या बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज दिखा सकते हैं. ये सब के लिए थोड़ा सोफिस्टिकेटेड स्क्रीन्स एंड सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ एनालाइजिंग डेटा, ये सब के लिए टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. एंड फाइनली यूजिंग योर टाइम वेल. And my favorite is, how to cut short the time that is needed to read reports. Even a company's quarterly call takes a lot of time to read if you don't attend the calls. But nowadays it's very easy. There are applications and tools which summarizes the essence of a document. And then also will tell you the sentiment expressed, whether it is they are sounding bullish, moderate, concerned by doing smart word clouding, sentiment analyzers, etc. So if we embrace all these technologies, we will do better. Okay, wonderful. So yes, जैसे मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए शायद ऑलरेडी हम काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं टू सेलेक्ट द फंड फॉर आवरसेल्व्स, राइट. आजकल बहुत सारे like Grow, for example, through our app itself, we can, see so much information before we select a fund. So I think technology हर aspect में एक अच्छा role play करेगा and कर रहा है already, yeah. So coming back to our discussion, हम लोग selection criteria की बात कर रहे थे, and like we were discussing कि returns जनरली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. जिस ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको एनालाइज नहीं करना है, उससे पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे दे सेलेक्ट द फंड फॉर देमसेल्व्स. लेकिन हेल्प अस अंडरस्टैंड कि बियॉन्ड द रिटर्न्स, कुड यू टेल अस व्हाट वन नीड्स टू लुक फॉर, राइट. तो मे बी आप एक सिंपल सा चेकलिस्ट बता दीजिए हमें जो एक इंडियन इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए इन 2025. So I always say that selection is less important than allocation. Okay. You might have picked the best of the fund, best performing fund you could have picked, but you did not put enough money behind it. That's a common problem. हम लोग स्टॉक सिलेक्शन में भी यही होते हैं. अच्छे स्टॉक्स मल्टी बैगर होते हैं, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट 0.5% होता है पोर्टफोलियो में, 1% होता है. वी डोंट पुट 5% ऑफ आवर मनी इन द बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी, because when we take that bet, we are not sure. There are a lot of uncertainty. That's why you are getting an undervalued stock
which is going manifold times. जी Now, allocation is a big game. Every investor should know, if you are sleeping, if I wake you up, you should be able to tell how much of your money is in equities, bonds, gold, real estate. You should be able to tell. And you should also tell how it was 5 years back, 3 years back, etc., and whether you are comfortable about it. ओके कुछ लोग 70-80% equity में invest करते हैं, they are very comfortable about it. Some people only have 10-20%. Yeah, because they are uncomfortable about जी having higher exposure. But if you want to reliably capture an asset class return, you have to have a higher allocation to that. So fund selection से more important है allocation. दूसरा है, again this is well known but I am going to repeat it, कि the longer you hold is better, any asset class, including equity and equity funds. जी The reason is, in the short run, the returns can be very volatile and you will easily get dissuaded, या थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा, आपका वो वैल्यूएशन, आपका नेटवर्थ देख के थोड़ा डर जाते हैं लोग, वो इतना वॉलेटाइल है, मैं इसमें क्यों जाऊं. बट वॉलेटाइलिटी टाइम के ऊपर थोड़ा कम होते रहता है. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि टू रियली गेट predictable return from any assets, whether equity हो या real estate हो या gold हो, anything. ओके आपका होल्डिंग पीरियड अप्रोप्रिएट होना चाहिए. कोई असेट्स का होल्डिंग पीरियड 5, 6, 7 साल होता है, किसी का 2-3 साल होता है. बॉन्ड्स के लिए 1 साल या 2 साल काफ़ी है, लेकिन इक्विटी के लिए थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है. अगर ये आउटलुक नहीं है तो भी आपका जर्नी थोड़ा इंटरप्ट हो जाता है या सब ऑप्टिमल आउटकम्स हो जाते हैं. तो हम चाहे जितना भी एनालिस करें, हमारा बिहेवियर के ऊपर ही रिटर्न्स बनता है. फंड मैनेजर कैन ओनली टेक यू अप टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, बट ज़्यादातर का डिस्टेंस इन्वेस्टर्स को पार करना पड़ेगा. या अपना जर्नी को डिसाइड करने का जो वेरिएबल्स वो लोग यूज़ करते हैं या डिसीशंस जो यूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी होना चाहिए. Okay, okay. So basically asset allocation, as you rightly said, and of course सही time period के लिए hold करना भी बहुत ज़रूरी है. Okay, wonderful. So you know एक जो popular category आजकल है जिसके बारे में मैं आपके साथ discuss करना चाहूँगी आनंद जी, is multi-factor funds. And I do think कि अभी काफ़ी traction हमें दिख रहा है in multi-factor funds. तो आप हमें ये बताइए कि क्या multi-factor funds एक ट्रेंड बनेंगे हमारे फ्यूचर के लिए? डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग ट्रेंड? बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे मल्टी-फैक्टर फंड्स में? बिल्कुल बनेगा. क्यों बोलता हूँ कि मल्टी फैक्टर फंड एक तरीके का डिसिप्लिन है. ओके मैं हर कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क हम करते हैं उसके लिए एक चेकलिस्ट जैसा बनाते हैं. चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, 1 या 2 दिन के लिए ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए चेकलिस्ट नहीं बनाते हैं. और मान लीजिएगा आप फैमिली के साथ 1 महीने का टूर करने के लिए जा रहे हो, ढेर सारे चेकलिस्ट है. कपड़े कितने लेना है, दवाई लेना है, फूड के लिए क्या अच्छा ऑप्शंस है, कोई और इधर से कितना दिन इधर ओवरले करना है, कितना स्टे में किधर करना है, ये सब के लिए काफ़ी प्लानिंग होता है और ये चेकलिस्ट करना पड़ता है. एक हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन हो या एयरक्राफ्ट का चलाना है, यू वुड हैव सीन द होल चेकलिस्ट. ये चेकलिस्ट बनाने का क्यों इम्पॉर्टेंट है एक हैबिट कि गलती करना कम हो जाता है, मिस्टेक्स गेट रिड्यूस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेगेटिव आउटकम इज लेस. ओके तो इन्वेस्टिंग में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. कोई फंड मैनेजर्स माइंड में एक चेकलिस्ट रखते हैं, उनको पता है एक स्टॉक उसको दिखाएगा तो एक्सपीरियंस से बोलेगा ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैनेजमेंट का इशू है, ये बिजनेस का इशू है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, सबको अपना मेंटल मॉडल बोलते हैं, उसमें रखते हैं और चेकलिस्ट में. बट कभी कभी वो मिस भी हो जाता है, 1 या 2 टिक बॉक्सेस मिस होता है. ये क्वांट बेस्ड फंड्स में, मल्टी फैक्टर फंड में ये जो चेकलिस्ट है उसको हम फॉर्मलाइज करते हैं. अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो मेजर करो, सेल्स ग्रोथ कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, कैश फ्लोज कितना है. अगर आप क्वालिटी चाहते हो
उसको मेजर करते हैं, डेट इक्विटी कितना है, ROEs कितना है, ROC कितना है, ये सब मेजर करके अबव हर्डल रेट है तो उसको सेलेक्ट करते हैं, नहीं तो सेलेक्ट नहीं करते हैं। वैल्यूएशन, आर यू वैल्यू इन्वेस्टर, तो उसके लिए एक चेकलिस्ट है। मल्टी फैक्टर फंड्स एक तरीके का ये मिक्स्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, हर फैक्टर में बेहतर स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स, ग्रोथ फैक्टर में क्या अच्छा स्टॉक है, मैं वैल्यू का हैट पहनूं, वैल्यू इन्वेस्टर का हैट पहनूं, तो उसमें क्या अच्छा स्टॉक्स है। कैन वी क्रिएट एन इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ दिस मल्टीपल फैक्टर्स। फैक्टर्स आर एसेंशियली स्टाइल फैक्टर्स बोलते हैं, ग्रोथ, क्वालिटी, वैल्यू, मोमेंटम, साइज करके दे 5-6 फैक्टर्स, लो वॉलेटिलिटी करके, ये सब में क्या तरीके में अलोकेट करना, किस टाइम पे क्या, इसको मैथमेटिकल फार्मूला में कन्वर्ट करके डिसीजन रूल्स जैसा बना के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये स्टैटिक नहीं रहना चाहिए, ये थोड़ा डायनामिक रहना चाहिए, मार्केट के हिसाब से थोड़ा चेंज भी होना चाहिए। ये सब एक अच्छा मॉडल कर सकता है, जो लर्निंग हो, जो कॉन्स्टेंटली इनकॉर्पोरेटिंग न्यू डेटा हो, ये सब कर सकते हैं। वर्ल्ड इन द ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी ये काफ़ी फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी है, जो स्मार्ट बीटा फंड्स बोलते हैं या मल्टी फैक्टर फंड बोलते हैं, ये सब काफ़ी AUM इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट इन दोज कैटेगरीज। मेरे ख्याल से इंडिया में भी ये ट्रेंड आएगा और चलेगा। ओके ओके, सो यू नो जब हम पॉपुलर इक्विटी फंड्स के बारे में बात करते हैं, डू यू थिंक कुछ फंड्स, इक्विटी फंड्स इसलिए पॉपुलर होते हैं क्योंकि वो कुछ चीज़ें अलग करते हैं? लाइक यू नो, आई थिंक एवरीवन वांट्स समथिंग डिफरेंट इन देयर पोर्टफोलियो, राइट? तो मान लीजिए ऐसा कोई फंड है जो शायद इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच फॉलो कर रहा है। आई डोंट नो, देयर कुड बी डिफरेंट अप्रोचेस। सो डू यू थिंक ये फंड्स इसलिए पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि ये कुछ अलग कर रहे हैं? वी नॉट टॉकिंग फ्रॉम अ रिटर्न परस्पेक्टिव, रिटर्न्स जैसे भी हों, बट ये इसलिए क्योंकि अलग हैं। डू यू थिंक दैट कुड बी द रीजन? No, market is crowded. Let me be honest here. There are enough choices of fund managers, fund houses available. So every fund house wants to have certain unique strategies. जी. And they are known for that kind of एक branding बनने के लिए ये बहुत helpful है। तो it is like finding your own groove or mojo, जो भी बोलते हैं, whatever that, you know, find your own place to, you know, play that game kind of thing, which some people try to imitate or follow, but not with mixed success. जी. Because some are pioneers or ahead in this game, and they tend to play that game pretty strongly. I think it is a valid strategy to differentiate yourself, whether it's style centric ho, या some kind of a thematic centric ho, या identifying some global trends and reflecting it in your portfolio very early. मान लीजिए दुनिया में अभी AI का काफ़ी बहुत बड़ा ट्रेंड्स है। इंडिया में इफ़ यू एनालाइज, मे बी AI stocks are not there. That's true. There is no genuine AI stocks which you can play. True. So I would say that listen, I will try to find globally कोई भी stock मिल जाएगा, तो अगर मेरे पास investable limit हो foreign stocks का, मैं उसको exploit करने का कोशिश करूँगा. जी. So some funds have done it very successfully and have grown very well. जी. So yeah, fair. Okay, so you do think कि as investors हमें कुछ अलग चाहिए और कुछ मिलता है तो we of course go for it. Okay, अगर हम अलग की बात कर ही रहे हैं, IPOs are of course you know something जिसमें बहुत सारे investors इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं. As fund managers, आप ये बताइए आनंद जी, क्या equity funds भी IPOs में इन्वेस्ट करते हैं? Do your equity funds invest in IPOs, and if yes, आप क्या पैरामीटर्स या किस बेसिस पे एक IPO में इन्वेस्ट करते हैं? ज़रूर, हम all equity funds invest in IPOs. Our funds also invest in IPOs, क्योंकि हर कंपनी कहीं ना कहीं एक दिन तो लिस्ट होना है, उस दिन उसका IPO बोलते हैं. Without listing, without doing IPO, you cannot get listed in the exchanges and be available. जी. आज का बड़े बड़े कंपनीज एक दिन में IPO था, जैसे इन्फोसिस लीजिएगा, HCL टेक लीजिएगा, जोमैटो लीजिएगा, कोई भी एशियन पेंट्स लीजिएगा, हर बड़ा कंपनी एक दिन IPO था. उस दिन से HDFC बैंक,
उस दिन से वो IPOs हैव डन वेल, मेनी IPOs हैव आल्सो नॉट डन वेल। जी तो IPO में इन्वेस्ट करना इज लाइक इन्वेस्टिंग इन नॉर्मल मार्केट ओनली। यू हैव टू एनालाइज दोज कंपनीज जैसे नॉर्मल कंपनीज को एनालाइज करते हैं। ओके शायद आपके पास लॉन्ग पीरियड डेटा नहीं होगा, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मैनेजर्स नहीं होंगे, ये सब थोड़ा IPO का स्पेसिफिक चैलेंजेस है। जी जो आप जिस वैल्यूएशन में वो कंपनी चाहते हैं उस वैल्यूएशन में नहीं मिलेगा, जो भी वैल्यूएशन में फिक्स हो गया बैंड उसी में ही मिलेगा आपको। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक चैलेंजेस है IPO में, इसको एवेलुएट करना पड़ेगा। क्या ये कंपनी अगर नॉर्मली लिस्टेड हो, IPO नहीं हो, मैं खरीदूंगा, विल आई बाय दिस कंपनी, जी will I buy this company if it is already available at the same price in the market? जी These are all the things which we try to use to check whether we are giving unfavorable advantage to IPO just because it is an IPO. जी We want to participate in it. It is a hot IPO. We need to have some foothold into this idea. इसको कैसा भी करके हमारा पोर्टफोलियो में, ये सब करने के लिए थोड़ा चेकलिस्ट बनाते हैं माइंड में। तो अच्छे आइडिया आ रहा है। द सेकेंड ट्रेंड दैट इज हैपनिंग इज इन द रिसेंट टाइम लॉट ऑफ गुड कंपनीज in new businesses area, new business areas, new business models are getting listed. The main reason is many of these ideas were funded by a private equity or a venture capital earlier, when the promoter had an idea, when the businessman had an idea but didn't have money जी to execute. So they were all funded by the private equity companies, they were not funded by the public equity markets. And when now that the idea has grown well, the business has reached certain scale and size and maturity, they want to make it publicly offer. Logical processes, the private equity funds will sell some of that holding because they have taken the risk when nobody was willing to take a risk on that company. So it is very logical for them to at least book some money. We cannot attribute negative reasons for that. That is the role of money, is to go where risk and returns are favorable, and time to time they need to harvest those investments as well. So ये जो नेगेटिव माइंडसेट हम अप्रोच कर रहे हैं IPO को, वो नहीं करना चाहिए। Some of the best companies, the returns were made if people subscribed in IPOs and held for 5, 10, 15 years. जैसे एग्जाम्पल्स मैंने बताया है। जी So we have to have a very positive attitude towards companies which have gone through this journey of growth, have taken risks with money and effort and capital and time, and now have reached the size and now they are coming into the public. इसका मतलब ये नहीं है कि you pay hell of a lot of valuations, जी that you use the judgment for that. Sure. Okay. So, also tell us, Anand ji, ki, at Sundaram AMC, आपका investment strategy क्या रहता है equity funds के लिए for times जब market correction हो रहा होता है, right? So, I mean, I'm sure there would be something that you would be doing as the investment management team to understand कि equity funds में हमें क्या करना चाहिए जब market correction होता है. In Sundaram Mutual, हमारा portfolio philosophy is simple. It is called GARP. जी We want to buy actually growth-oriented companies but at reasonable valuations. So we don't want to buy low-growth companies or no-growth companies. It's very clear. We don't want to get into extreme value kind of a portfolio. वो हमारा स्टाइल नहीं है। हमारा स्टाइल है कि इकोनॉमी में काफ़ी सेक्टर्स, काफ़ी बिजनेसेस ग्रो हो रहा है, उसमें इन्वेस्ट करना है। स्टॉक रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम will reflect the underlying growth of that business. ये हमारा strong conviction है, उसको हम implement कर रहे हैं। There are only two extremes we want to ensure ourselves against: buying growth at any price, or buying something which is cheap but it's not growing. These are the two extremes which we want to avoid. So all my portfolio managers are given only this brief: don't pay any price for growth. Similarly, don't buy something which is cheap just because it is available cheap but it doesn't have good growth. जी And this is very easy to say and it is communicable but tough to follow in real life. We constantly measure ourselves whether we are doing that. इसका एक benefit है कि हमारा performance over a period of time
कंसिस्टेंट बन जाता है। जी। ऐसा नहीं है कि आई नीड अ मार्केट विच इज़ प्रो ग्रोथ और प्रो वैल्यू टू मेक माई मनी। My portfolio will be less cyclical, or portfolio performance will not move to extremes. No, I may not become the most favorable fund in a very short period of time, but I will not become the most hated fund either. So that is a careful choice that we make. It is a very unattractive way of making money, जी। but you make money in a reliable fashion and you deliver the goods for your investors. I think that is the whole idea behind it. We have been following it across multiple portfolios, and we have a good track record to show for that. Yeah. एंड आई थिंक एक फ़ंड जिसके बारे में बात करना चाहूँगी, जिसका एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, इज़ बिन अ कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म परफॉर्मर, इज़ द सुंदरम मिड कैप फंड। तो आप ये बताइए कि सुंदरम मिड कैप फंड ने जो है इतना कंसिस्टेंटली कैसे लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस दिया है, एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड आनंद जी कि ऐसे मिड कैप फंड स्पेसिफिकली में से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं अगर आप इतना लॉन्ग टर्म जर्नी देखें एक मिड कैप फंड की, तो व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू फेस एज वेल इन अ फंड लाइक दिस? Yeah, Sundaram Midcap has been our, poster boy or star fund for our fund house. It has got a fantastic track record जी। of 23 years of great returns. Not only 23 years, if you measure it over 3 years, 5 years, 7 years. It has category beating numbers, and it also beats its benchmark fairly well. The reasons are fairly simple. We are not afraid of taking risks. We don't mind buying smaller sized companies and backing those businesses and business managers early on. This is the mindset. I don't wait. It is like taking decision with incomplete information. Throughout its life journey of this fund, various fund managers have run them, but one common trait is that take risks where it warrants you to take those risks. Second is keep looking for opportunities. उसको हम बोलते हैं unearthing opportunities. आप अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे तो आप आइडिया नहीं आएगा। आपको जाके बाहर जाके लोग से मिलना पड़ेगा, नया नया बिजनेसेस एनालाइज करना पड़ेगा। 10 बिजनेस एनालाइज करेंगे तो उसमें 1 या 2 इन्वेस्टेबल आइडिया निकलेगा। ये जो एटीट्यूड है, टू गिव एवरीवन अ चांस टू बी एटलीस्ट हर्ड, is strongly embodied in the team. So कोई भी मैनेजमेंट हमसे अपना स्टोरी बोलने के लिए आते हैं, हम ना नहीं बोलते हैं. We want to understand what the journey is. Yeah, we may choose to not invest in that company, but I would still love to listen to that particular company's journey, particular business's progression. This attitude is very important. We don't want to go to any idea with a preconceived notion कि ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। ऐसा ये टीम के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक कल्चर है, DNA ऑफ द रिसर्च टीम बोलते हैं। तीसरा है, जब अच्छा आइडिया मिल गया, शायद आपका स्किल के वजह से हो या थोड़ा बिट लक भी हो गया है, तो कितना दिन उसको होल्ड कर सकते हैं। कुछ आइडियाज़ हम 10 साल 12 साल से होल्ड कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ हम 3 साल में बेच दिए हैं। ये जो ट्रेड ऑफ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन से आइडिया आप 10 साल के लिए रखेंगे, कौन से आइडियाज़ आप 3 या 4 या 5 साल में कट करेंगे। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टीम ये सीखता है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म विनर है, इसको हमारा पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कंपाउंडिंग पावर बहुत हाई है करके। जब एंट्री बहुत अर्ली लेवल पे मिल गया है और आपका पोजीशन थोड़ा मीनिंगफुल बन गया, उसको ज़्यादा दिन उसको चलाना चाहिए। So all these 3 philosophies or approach have worked wonders for this fund. Okay. And some challenges that you face इस फंड को इतने लंबे समय तक चलाने के लिए, I'm sure बहुत सारे challenges आए होंगे. Tell us at least 1 or 2 of them. Challenge is sometimes when you end up with a bad idea, to get out is not easy. Is it? So it takes a lot of effort for you to clean up the portfolio. उसको मैं बोलता हूँ हर साल पोर्टफोलियो को स्प्रिंग क्लीनिंग करना पड़ता है, जो हम घर को करते हैं। कोई दिवाली के टाइम पे या संक्रांति के टाइम पे घर को साफ़ करते हैं, पोर्टफोलियो को भी साफ़ रखना चाहिए। बट
ये इट्स ईजियर सेड देन डन, क्योंकि जो स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे हैं उसका वॉल्यूम्स ड्राई अप हो जाता है मार्केट में, उसको सेल करना उतना आसान नहीं है। तो यू रियली हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज जितना दिन उसमें मनी स्टकअप होता है, दूसरे आइडिया में वो पैसा नहीं डाल सकते अच्छे आइडिया में। तो ये एक तो ड्रैग कर रहा है, दूसरे टाइम एंड में अपॉर्चुनिटी का भी लॉस हो रहा है। ये दैट्स वाई दैट ऑन अ बिगर फंड इट इज बिकम्स अ बिगर प्रॉब्लम, एंड दिस वी आर वेरी वेरी माइंडफुल। हमारे पास कितना इलिक्विड पोजीशंस है जो अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसको कितने जल्दी हम क्लीन कर सकते हैं, ये एक फंड मैनेजर का एक फोकस है। दूसरा है कि एरर ऑफ ओमिशन, आप ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स रखेंगे, अच्छे अच्छे आइडिया मिस हो जाएगा। हम जितना भी फिल्टर रखते हैं, वो जितना हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स, वो हमको प्रिवेंट भी करता है इन फाइंडिंग गुड आइडिया। तो कभी कभी फंड मैनेजर को दुख होता है कि आनंद, ये आपने ये सब बोला, ये आइडिया मेरा मिस हो गया, देखो इसके आपने ये सब देखो बोला, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई मिस द आइडिया। आई से दैट यू टेक इट इन योर चिन एंड मूव ऑन, व्हाट कैन वी डू। बट वो एक चैलेंज है कि हाउ नॉट टू मिस अ गुड आइडिया। जी, या, ओके, ऑल राइट। सो नाउ लेट मी आस्क यू, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन आनंद जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके पर्सनल फेवरेट कैटेगरीज क्या हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो यू डोंट हैव टू गिव अस द नेम्स इफ यू नॉट कंफर्टेबल, बट टेल अस कि आप कौन कौन से कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट डज योर पोर्टफोलियो लुक लाइक? My large proportion of my money is in the general diversified equity category. पहले diversified equity बोलते थे, जो आजकल फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप बोलते हैं। Very disproportionate part of my equity exposure is in that category. After that, I have invested again a reasonable large proportion balanced advantage category. Okay. Because I strongly believe that जब भी आप मार्केट के ऊपर कोई डाउट हो, या you don't want to take asset allocation call, you want the fund manager to decide when to go on equity long and when to go short on equity, let them decide. So I have with very high conviction I have given money in that category, and it has also done well over a period of time. And of course third is the mid and small cap category. That is especially the small cap, where I as a fund manager, past fund manager, not the current fund manager, I always fancy picking stocks early when nobody is investing or less people are investing in it. You need to have identify that, and you need to constantly develop that skill of identifying ideas and having the conviction to put money in it. Not wait for someone else pick it up and then reflect it in your portfolio. You take your own bet, and that that charm of buying ahead of the market is there in the small cap funds. And if you are a true blue stock picker, that kind of a category is really attractive. Okay, so can we say कि आप जो बहुत ज़्यादा risk averse investor नहीं हैं, you like taking risks with your portfolio to some extent. So that I am actually a very disproportionate risk taker. Yeah. The reason is, I understand that stocks just behave as well as their earnings. I have a very strong conviction that as long as you have invested in good stocks, there is no way you are going to lose lots of money. You are going to make reasonably good money. That conviction gives me comfort to allocate more proportion of my overall money into the equity market. Okay, all right. Just one last question for you, आनंद जी. आपकी ऐसी क्या लर्निंग्स रही हैं या क्या गलतियां करी हैं आपने इन योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट जर्नी, जो आई एम श्योर काफ़ी सालों की है, एंड उनमें से क्या लर्निंग्स करी हैं जो शायद आपने रिपीट ना करी हो उसके बाद? मैंने काफ़ी स्टॉक्स में पैसे खोए हैं एज अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स. मेरा पोर्टफोलियो में द मोर देन विनिंग स्टॉक्स आई गेट वेरी हर्ट by losing disproportionate money. तो ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया है कि skepticism is optimism is good, but you got to have a healthy dose of skepticism, because
skepticism protects you from committing mistakes or gets you into areas which can ruin you financially. So always look at 360 degrees and understand the risks. Personally, I am a stoic person. I take the good with the bad, and I am balanced in that. But when it comes to financial investing, I say skepticism is better than stoicism. Okay. You don't have to take the bad, Yeah. provided you are skeptic enough. Yeah. That is my fundamental lesson from my own mistake. Sure. Wonderful. Thank you so much, Anand ji. I think it was wonderful conversation. And आज हम पहली बार आपको अपने शो पे लेके आए. So thank you so much for your time. I know you have a very busy schedule, so we are very glad we could find some time on your calendar. Thank you so much. Thank you, Namrata, for having me on this show, and all the very best to you and your viewers in Grow. Thank you so much. Take care, sir. Thank you. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Anand. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर आनंद के साथ ये डिस्कस किया कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं पॉपुलर फंड्स और बहुत सारे इन्वेस्टर्स राइट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो मिस्टर आनंद सेज कि जो पॉपुलर फंड्स होते हैं जैसे कि मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है अमंग इन्वेस्टर्स. थीमेटिक फंड्स भी एक बहुत ही फेमस कैटेगरी है अमंग इन्वेस्टर्स, और वो इसलिए होता है क्योंकि इनकी इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं. लेकिन जो थीमेटिक फंड्स होते हैं उनकी नीड्स चेंज होती रहती हैं. कभी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करता है, कभी एमएनसी एज अ थीम अच्छी करती है. सो ही सेज कि आइडियली कि इन्वेस्टर का एक तो कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें लार्ज कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी मिड कैप फंड्स होने चाहिए, और एक आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें आप स्मॉल कैप फंड्स और थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड ही सेज कि जो इम्पॉर्टेंट या जो राइट फंड्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होने चाहिए और जो पॉपुलर फंड्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होने चाहिए. फिर हमने मिस्टर आनंद के साथ वी स्पोक अबाउट पिकिंग 5-star रेटेड फंड्स, एंड मिस्टर आनंद सेज कि रेटिंग्स जो हैं ज़रूरी होती हैं, देखनी चाहिए, लेकिन सफिशेंट नहीं होती हैं. आपको और भी पैरामीटर्स देखने चाहिए. जो रेटिंग्स होती हैं वो आपको एक फ़ंड की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में दिखा सकती हैं, लेकिन अगर आइडियली आपको फ़ंड की फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में देखना चाहिए, एंड दैट इज़ पॉसिबल जब आप एक म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझते हैं. तो आइडियली आपको ये देखना चाहिए कि अल्फा डीके फंड में हो रहा है या नहीं. अल्फा डीके इज नथिंग बट द रिडक्शन इन अ म्यूचुअल फंड्स एबिलिटी टू जनरेट एक्सेस रिटर्न्स. और ये इसलिए होता है क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में जो है पास्ट विनिंग स्टॉक्स हैं, लेकिन अगर वो जो पास्ट विनिंग स्टॉक्स हैं उनको वो डीरेट हो जाते हैं तो आपका जो अल्फा डीके है वो भी बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से आपके जो म्यूचुअल फंड है, जो इक्विटी फंड है, उसकी परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट होगा. फिर हमने मिस्टर आनंद के साथ ये डिस्कस किया कि जो पॉपुलर फंड्स होते हैं क्या वो अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे. तो मिस्टर आनंद सेज कि कोई भी आप फंड को लीजिए, जब उसका साइज छोटा होता है तो वो एक अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जो लोगों को पसंद आती है. जैसे जैसे फंड का साइज बढ़ता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी चेंज हो सकती है, विच कुड इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड. अब अगर हम देखें तो कुछ फंड मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द फंड. लेकिन बहुत सारे जो फंड मैनेजर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द फंड मैनेजर्स, वो साइज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से फंड की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट हो सकता है. एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज बिलीव कि कभी भी आपको पास्ट परफॉर्मर्स के बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को पिक नहीं करना चाहिए. फिर हमने मिस्टर आनंद से पूछा कि एआई और डेटा एनालिटिक्स की वजह से क्या म्यूचुअल फंड्स को बेनिफिट हो सकता है. सो मिस्टर आनंद सेज कि फ्यूचर में जो है एआई और डेटा एनालिटिक्स की वजह से फंड मैनेजर्स को बहुत मदद मिल सकती है, क्योंकि लॉजिकली टेक्नोलॉजी जो है बिहेवियरल बायसेस को एलिमिनेट करता है, और बिहेवियरल बायसेस की वजह से अल्फा डीके या फंड अंडर परफॉर्मेंस होता है. ही ऑल्सो सेज कि बहुत सारे जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, और यहाँ पे भी जो है डेटा एनालिटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है. एंड ही ऑल्सो सेज कि जो डेटा होता है जो फंड मैनेजर के पास, जो इतना सारा वो डेटा एनालाइज करते हैं, वो भी बहुत आसानी से बहुत सारे टूल्स के साथ सिंप्लीफाई हो सकता है, एंड जिसकी वजह से फंड मैनेजर्स कैन टेक मच बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. फिर हमने मिस्टर आनंद के साथ ये डिस्कस किया अबाउट पिकिंग इक्विटी फंड्स विदाउट जस्ट लुकिंग एट द रिटर्न. सो मिस्टर आनंद सेज कि जो एलोकेशन है आपका इक्विटी में वो बहुत ज़रूरी होता है. तो सबसे पहले आपको सही स्टॉक्स या सही इक्विटी फंड्स को सिलेक्ट करना चाहिए, फिर एक सफिशिएंट अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर आपका एलोकेशन कम होगा तो आप इक्विटी का बेनिफिट उठा भी नहीं पाएंगे, इवन इफ यू सिलेक्टेड द बेस्ट फंड फॉर योर सेल्फ. सो ही सेज कि सही एलोकेशन होना, एंड यू शुड बी कंफर्टेबल विद दैट इक्विटी एलोकेशन एज वेल. तो
सेलेक्ट करिए सही स्टॉक, सही फंड्स, और उसमें सफिशिएंट अमाउंट भी इन्वेस्ट करिए। एंड ही ऑल्सो सेज कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए। टाइम इन द मार्केट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी जो है लॉन्ग टर्म में आपका जो इक्विटी में वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाता है। फिर हमने मिस्टर आनंद से पूछा कि क्या इक्विटी फंड्स आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं। मिस्टर आनंद सेज कि काफ़ी इक्विटी फंड्स हैं जो आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं। यू ट्रीट आईपीओज जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल कंपनीज। आपका एनालिसिस सेम ही होता है जो आप रेगुलर कंपनीज के लिए करते हैं। सिर्फ एक जो चैलेंज हो सकता है आईपीओ के टाइम वो ये है कि आपको जो कंपनी के शेयर्स हैं वो सही वैल्यूएशन पे शायद आपको ना मिले। ही ऑल्सो सेज कि जस्ट बिकॉज इट्स अ हॉट आईपीओज में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डू योर ओन एनालिसिस। ही सेज कि आईपीओज की तरफ आपका एक नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अप्रोच आईपीओज विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि ऐसी कंपनीज हैं जो इतना ग्रो हो के आईपीओ लेवल तक पहुंची हैं, बट जस्ट बी माइंडफुल अबाउट द वैल्यूएशंस। फिर हमने मिस्टर आनंद से उनकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस किया एंड मिस्टर आनंद सेज कि वो काफ़ी पैसा फ्लेक्सी कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ही ऑल्सो हैज़ अ लार्ज इन्वेस्टमेंट इन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, और थोड़ा पैसा मिड और स्मॉल कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। मिस्टर आनंद सेज दैट ही इज़ अ डिस्प्रपोर्शनेट इन्वेस्टर टुवर्ड्स टेकिंग रिस्क्स एंड ही हेविली इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट्स। अंत में हमने मिस्टर आनंद से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टिंग। तो मिस्टर आनंद सेज कि ही डजंट लाइक लूजिंग मनी इन इक्विटीज। ही सेज कि आपको 360 डिग्री देखना चाहिए और रिस्क को प्रॉपर समझना चाहिए और तभी इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दैट वाज अबाउट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एवरीवन, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द ग्रो म्यूचुअल फंड चैनल व्हिच इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स विद ग्रो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.